जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत रामेश्वरम की, जो कि 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। आज हम जानेंगे कि रामेश्वरम कैसे जाना है, हमको कहाँ रुकना है, हमको वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हमको वहाँ पर फ्री भोजनालय कहाँ मिलेगा, रामेश्वरम जाने के लिए सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा है, और यह भी जानेंगे रामेश्वरम जाने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना होगा और टोटल हमारा खर्चा कितना आएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपको रामेश्वरम कैसे जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हमको रामेश्वरम कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन का बात कहूँ तो दोस्तों वो है बाय ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में ही हमारा रेलवे स्टेशन है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वर तक की है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप मदुरै जंक्शन आ सकते हैं। दोस्तों मदुरै जंक्शन से रामेश्वरम की जो दूरी है वो 170 किलोमीटर है। या तो मदुरै जंक्शन से रामेश्वरम के लिए बाय बस से जा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो मदुरै जंक्शन से रामेश्वरम के लिए बाय ट्रेन भी चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके शहर में मदुरै जंक्शन के लिए भी अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो मैं कहूँगा कि आप चेन्नई एगमोर जाइए और चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है हमारा बाय रोड। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वाया मदुराई होते हुए आ सकते हैं, जिसकी दूरी 170 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की बस और प्राइवेट बस दोनों ही मिल जाती है, तो आप मदुरै से रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। किराए की बात करूँ तो मदुरै से रामेश्वरम की 250 से 300 तक का है, एक व्यक्ति का पड़ जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मदुरै एयरपोर्ट। दोस्तों आप मदुरै आ जाइए और वहाँ से आप बस से 170 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं, रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। दोस्तों लेकिन मेरा कहना है कि आप बाय ट्रेन ही सफ़र कीजिए, ताकि आपको भारत की सबसे लंबी समुद्र पुल यानी कि पम्बन ब्रिज नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों जब पम्बन ब्रिज से ट्रेन गुजरती है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, तो आप यह नज़ारा मिस मत कीजिए। इसलिए रामेश्वरम आते हैं तो आप इस ब्रिज का नज़ारा जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जो आनंद आपको यह ब्रिज देखने को मिलेगा वो और किसी ब्रिज में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पम्बन ब्रिज से आप एक दिन जरूर सफ़र कीजिए। चलिए दोस्तों हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद हमको दर्शन करना है, लेकिन यहाँ पर हम यह जानते हैं कि हमको दर्शन करने से पहले क्या क्या चीज़ हमको करनी पड़ेगी। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने से पहले मंदिर परिसर से ही 100 मीटर की दूरी पर बना है अग्नि तीर्थ, वहाँ पर जाकर आप स्नान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जब श्री राम रावण का वध करके आए थे तो इसी अग्नि तीर्थ में आकर स्नान किया था, और यहाँ की जो लहर है वो शांत हो चुकी है। प्रभु श्री राम का यहाँ पर स्पर्श हुआ था, इसलिए आप सबसे पहले अग्नि तीर्थ में पहुँचकर यहाँ स्नान कीजिए और उसके बाद मंदिर परिसर में जाइए। दोस्तों अग्नि तीर्थ स्नान करने के बाद हम मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। मंदिर परिसर में आपको वहाँ पर दर्शन करने से पहले 22 कुंड में स्नान करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर 22 कुंड का अलग अलग तीर्थ का वहाँ पर कुंड बना हुआ है, तो उस कुंड में आपको वहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं जो कि आपके ऊपर जल अर्पित करेंगे, और आपसे इन सारे 22 कुंडों का जल अर्पित करने के लिए कुछ पोस्ट लिया जाता है, जो कि 20 रुपये से 25 रुपये है। तो आप वहाँ पर 20 से 25 रुपये दीजिए और वहाँ पर आपको वह लोग 22 कुंडों के जल से स्नान करा देंगे। दोस्तों पूरे 22 कुंड से स्नान करने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट, और स्नान आपको वहाँ पर चेंजिंग रूम बना हुआ है, तब चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े भी बदल सकते हैं। दोस्तों सूखे वस्त्र पहनकर मंदिर परिसर में भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हम शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में भोले शंकर के 2 शिवलिंग है,
पहला जो हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से लाया था, दूसरा वो जो सीता माता द्वारा रेत से निर्मित की गई है जो शिवलिंग थी। वहां पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हनुमान जी की लाई गई शिवलिंग के दर्शन करना है। उसके बाद सीता माता द्वारा रेत से जो निर्मित की गई शिवलिंग थी उस दर्शन करना है। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, नारे लगाते रहिए और भोलेनाथ का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मान लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। मंदिर परिसर से आप गुजरेंगे तो काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। भारत का सबसे लार्ज कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर में ही है। यहाँ के गलियारे और कॉरिडोर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेंगे और यहाँ पर नए पत्थर से बना हुआ पिलर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। मंदिर परिसर से ही लगे हुए अनेक मंदिर है, जैसे अंबिका माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर। इन सारे मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए, हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमको वहाँ पर रुकना कहाँ है और रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए भी आपको 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता में आपको वहाँ पे धर्मशाला मिल जाएगा। दोस्तों, रामेश्वरम में आपको धर्मशाला मंदिर परिसर के आसपास ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिलेंगे, जिसका एक दिन का चार्ज लेता है 250 से 300 रुपये तक। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर आपको रामेश्वरम ट्रस्ट के तरफ से बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन विजिट करके इस वेबसाइट पर 3 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। आपको ऑनलाइन रूम चाहिए ट्रस्ट की तरफ से, तो दोस्तों यह रूम का चार्ज होता है वहाँ पे 500 रुपये। इस वेबसाइट पर जाकर 3 दिन पहले बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, वो है प्राइवेट होटल। दोस्तों, प्राइवेट होटल भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, जो आपको 500 से लेकर 1000 रुपये तक मिल जाएगा। जिस होटल में आपको वहाँ रुकना है आप रुक सकते हैं, अगर आपको धर्मशाला और ट्रस्ट का रूम नहीं मिलता है तो। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोजन कहाँ करना है। इसलिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की बात कहूँ तो दोस्तों, मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर लंगर चलता है। आप लंगर में खाना चाहते हैं तो वहाँ पर खाना खा सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वहाँ पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। मंदिर परिसर में भोजन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ लंच दिया जाता है और ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं दिया जाता। इसलिए आप लंच करना चाहते हैं तो आप मंदिर परिसर से आकर लंच कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट। दोस्तों, वहाँ पर भी आपको प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वहाँ पर जो रेट है खाने का वो है 100-150 से लेकर 250 तक का होता है। सुबह का नाश्ता वहाँ पर इडली डोसा और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और आप थाली सिस्टम के हिसाब भी वहाँ पर खाना खा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर रामेश्वरम जाने के सबसे अच्छा बेस्ट समय कौन सा है। दोस्तों, रामेश्वरम में अवॉइड करें सबसे ज़्यादा समर का सीजन, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि साउथ में गर्मी के समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप नॉर्थ साइड से आते हैं या फिर मध्य भारत से आते हैं तो यहाँ की गर्मी आपको सहन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जो बेस्ट समय है रामेश्वरम जाने का वो आपका विंटर का समय है। विंटर के समय में कहने का मतलब है कि यहाँ की आप नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक का रामेश्वरम जा सकते हैं। आपको वहाँ का मौसम भी सही लगेगा और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ भी सही शॉट मिल जाएगा, लेकिन आप समर को अवॉइड करें। और रही बात मानसून की, तो मानसून में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर वाली जगह पे नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो आपकी यात्रा थोड़ी मज़ेदार नहीं हो पाएगी। इसलिए आप विंटर के समय पर जाइए, वहीं आपका बेस्ट समय रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रामेश्वरम में कितने दिनों का स्टे बनाए। दोस्तों, रामेश्वरम में आप 2 दिन का स्टे बनाइए। 2 दिन रामेश्वरम घूमने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा, और कहाँ कहाँ घूमना है वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ के आसपास में जो घूमने वाली जगह है, इसमें सबसे पहला नंबर आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान मंदिर में आप जा सकते हैं और वहाँ की बड़ी मूर्ति जो उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे मंदिर की बात करूँ तो वह है नंबू न्यागी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में पार्वती माता का मंदिर है। कहा जाता है कि लोग जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है इस मंदिर में जरूर जाते हैं, जिससे इनकी मनोकामना पूरी होती है। आप इस मंदिर में जाकर पार्वती माता के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
तीसरे स्थान की बात करूं तो दोस्तों वो है साक्षी हनुमान मंदिर। दोस्तों साक्षी हनुमान मंदिर परिसर से आपके 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप साक्षी हनुमान मंदिर में जाकर कुछ समय के लिए दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगले स्थान की बात करूं तो वो है सर कलाम मेमोरियल। दोस्तों यह एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्मारक बना हुआ है। वो यह स्थान है जहां पर कलाम जी को दफनाया गया था। यहाँ पर भी जाकर आप कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अगले स्थान की बात करें तो वह है धनुषकोडी। दोस्तों धनुषकोडी में आपको दूसरे दिन जाइए। पहले दिन दोस्तों जो मैंने बताया है आपको वो जगह घूम सकते हैं, और दूसरे दिन आप धनुषकोडी जाइए। उस दिन आप शाम के समय या रात के समय का भी टिकट भी करवा लीजिएगा, जिससे आप उस दिन रवाना हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैं रामेश्वरम से धनुषकोडी के डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो वह है 20 किलोमीटर। दोस्तों वो वही जगह है जहां पर वानर सेना के द्वारा पत्थर से लंका जाने के लिए मार्ग बनाया था, पुल बनाया गया था, लेकिन वो पुल आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि धनुषकोडी में कुछ समय पहले समुद्र में तूफान के कारण धनुषकोडी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो दोस्तों धनुषकोडी पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो रामेश्वर से डायरेक्ट धनुषकोडी आने के लिए ट्रेन मिल जाती थी, लेकिन वो सुनामी हुआ आपदा के बाद वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ के पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ का मंदिर, वहाँ के चर्च, सब चीज़ खत्म हो गया है। आज धनुषकोडी में वहाँ पर सिर्फ बीच है, समुद्र में वहाँ जाकर स्नान कीजिए। धनुषकोडी में स्नान का नाम पवित्र माना जाता है। एक बार आप धनुषकोडी जाकर भी स्नान जरूर कीजिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ सब जगह घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों आप मंदिर परिसर से वहाँ पर अग्नि के यहाँ से तीर्थ बहुत सारे बस मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप सारे स्थान घूम सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करें तो मगर आप ऑटो बुक करवाते हैं तो आप वहाँ से कम 1200 रुपये से 1000 रुपये तक का खर्चा लगता है। ये सब स्थान और मंदिरों को घुमाकर आपको मंदिर परिसर के बाहर छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं रामेश्वरम को घूमने के लिए हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों इस सब में ना तो मैंने बस का टिकट का, ट्रेन का टिकट और फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको रूम के टिकट, खाने का टिकट और जो ऑटो लेकर घूमेंगे उन सब का खर्चा बता देता हूँ। दोस्तों ये जो खर्चा है वो एक व्यक्ति का 1500 लेकर 2000 पड़ेगा, और आप आराम से रामेश्वर घूम लेंगे और एंजॉय कर लेंगे। दोस्तों आपके पास जितना मेंबर है आप उस हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं, और यहाँ पर आप ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और बस की टिकट जो भी है आपका रहेगा वो अपने अपने शहर से उसमें आप अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टोटल संपूर्ण वर्णन। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है या किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसका आपको रिस्पांस मिलेगा। और मेरे चैनल को इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।